अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए इशरत उस्मानी साहब के यहाँ, जो कि बुनकर बिरादरान तंजीम 14 के मेंबर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बुनकरों की हालात पे और जानेंगे कि आखिर बुनकर बिजली जो फ्लैट रेट से चल रही थी उसका भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज आपसे हम सबसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि आखिर बुनकर जो कि फ्लैट रेट से पहले भुगतान करता था, आज क्यों नहीं कर रहा है वो? नहीं, उसमें कई सारी टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 31 जुलाई 2020 तक के लिए जो हुकूमत ने पूर्व का जो शासनादेश है उसके अनुसार जमा करने की जो अनुमति दी है, उसमें सबसे पहली टेक्निकल डिफ़िकल्टी ये है कि हम किस आधार पे जमा करें। पहली बात तो ये है कि जब हम 31 जुलाई का जमा करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे ज़ोन पर जेई हैं, एक्सीएन हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जब अगस्त और सितंबर का भी जमा करेंगे तब हम इसका भी हम लेंगे। दूसरी बात ये कि अगस्त सितंबर का हम किस ग्राउंड पे जमा करें कि जबकि हमारा एरियर ज़ीरो नहीं हुआ है, जिनकी जो बकायाजात जो पुराने पहले दिख रहे थे 2 लाख, 4 लाख, 1.5 लाख, 50,000, जो जिस हिसाब से बकायेदार था, तो जब यहाँ पे जेई से और यहाँ जो एमडी से हमारा एक वफ्द जब मिलने गया तो एमडी साहब ये कहते हैं कि एरियर उस वक्त तक ज़ीरो नहीं होगा जब तक कपड़ा मंत्रालय जो है हमें रीपेमेंट नहीं करेगा। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की है या हम बुनकरों की है? इसको नहीं, कुछ बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि उन्होंने खुद कुछ लोगों की बिजली पहले रेट पे यानी फ्लैट रेट पे जमा करवाई है और वो उनका ये कहना है कि फ्लैट रेट पे बिजली का भुगतान हो रहा है। जो बुनकर सरबराह हैं वो आवाम को धोखा दे रहे हैं, आवाम से ये कह रहे हैं कि मतलब वो छोटे बुनकरों का फ़ायदा उठाकर बड़े बुनकरों का फ़ायदा कराना चाह रहे हैं, उनका ये कहना है। अगर वो इतने संवेदनशील हैं वो भाजपा नेता और उनके दिल में बुनकरों का इतना ज़्यादा दर्द है, तो 15 अक्टूबर को शासनादेश आ गया था, 14 अक्टूबर को प्रस्ताव आ गया था, 15 अक्टूबर को शासनादेश आ गया। उस दिन उनको एक मुहिम चलाकर, अभियान चलाकर उसमें लोगों की मदद करनी चाहिए थी कि आइए हम आपकी मदद करते हैं, जो बिलें जमा हो रही हैं हम उनको जमा करवाते हैं, हम आपका एरियर ज़ीरो करवाते हैं। हमें कोई श्रेय, हमको कोई, हमारा कोई पॉलिटिकल या इस तरीके का तो कोई एजेंडा है नहीं। हमारा तो ये जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमारी जो फ्लैट रेट व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए। अगर आप कह रहे हैं कि हो रहा है तो आप एक पूरा मुहिम चलाइए पूरे शहर में, जितने भाजपा नेता हैं अगर उनके अंदर संवेदनशीलता है तो उसमें तो ये बात है कि अगर, अच्छा, फिर सबसे पहली बात ये है कि जमा हो जाएगी। अगर हमारे जेई साहब ले रहे हैं तो जमा आदमी कर देगा और करने गया भी होगा। अगर जहाँ पे अभी 2 दिन पहले तक तो यही स्थिति थी कि वो नहीं ले रहे थे, कह रहे थे कि अभी वो कंप्यूटर में वो सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ है। अगर अपग्रेड हो भी गया होगा तो अब ले भी लेंगे, जमा भी हो जाएगा। उसके बाद जो इतना बकाया है, एरियर हमारा ज़ीरो नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन जवाबदेह है फिर? नहीं, उनका ये कहना है कि जो एरियर ज़ीरो नहीं हो रहा है उसमें कुछ गलतियां हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि जो लोग जमा करने जा रहे हैं उनका क्यों नहीं जमा हो रहा है, लेकिन उन्होंने जमा करवाया है। कितने लोगों का फ्लैट रेट पे जमा करवाया है? जुलाई तक का उन्होंने कहा है कि जमा करिए आप, उसके बाद अगस्त से नई जो स्कीम आएगी, जो भी रेट आएगा वो पहले की गवर्नमेंट से बेहतर रहेगा। और आप लोग उनको ये कह रहे हैं आप लोग भाजपा के खिलाफ हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मतलब भाजपा नेता कुछ कह रहा है और बुनकर तंजीम वाले कुछ कह रहे हैं। नहीं, खिलाफ इसलिए है कि 3 एजेंडे हमारे बेसिक थे। जितनी आरसीज हुई हैं, जितनी पीडीज हुए हैं, जितने एफआईआर्स हुए हैं, सबको वापस किया जाएगा। यही तो कहा था नवनीत सहगल जी ने पीसी में। और उसके बाद ये कहा था कि जितने कनेक्शन काटे गए हैं उसको जोड़े जाएंगे, है ना। तीसरा ये था कि 31 जुलाई तक की हम वो पूर्व के शासनादेश की व्यवस्था देंगे, दूसरा ये था। तीसरा ये था कि 1 अगस्त ऑनवर्ड्स की जो बिलिंग है, हम 15 दिन के ड्यूरेशन में बुनकर प्रतिनिधियों को बुलाकर सर्वसहमति से एक सर्वमान्य हल तलाश करेंगे, जो पहले से भी बेहतर था। इसमें इतने दिनों में, आज 50 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ एक बात जो आई, वो भी हड़ताल का ऐलान जब पूरी तरीके से हो गया तब। ऐसा नहीं है कि हमने उनसे अप्रोच नहीं की। जब 3 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक कम से कम 10 से 20 बार अप्रोच की गई कि साहब आपने जो वादा किया है उसको धरातल पर लाइए, उसको ज़मीन पर लाइए। लोग बहुत परेशान हैं। अब आज जैसे 1 अगस्त की आप बात कह रहे हैं, आज तो हम जो यहाँ बैठे हैं 23 अक्टूबर है। हमारा
जो कारखाना अगर चलेगा तो मीटर तो उसी तरीके से रीड करेगा। फर्स्ट कर लीजिए कि अगर हुकूमत कहती है कि नहीं हम फ्लैट रेट देंगे ही नहीं, हम मीटर से जुड़ेंगे, तो हम अपना कपड़ा तो बिजली की कॉस्ट को साइड लाइन करके ही तो जोड़ रहे हैं। 38 रुपये का अगर प्लेन कपड़ा अगर हम बनाते हैं उसमें बिजली की कॉस्ट को नहीं जोड़ते हैं। फर्स्ट कर लीजिए कि 4 महीने के बाद हमें मीटर की जो यूनिट के हिसाब से अगर पेमेंट करना पड़ेगा तो 8 रुपया खाली प्लेन कपड़ा में हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो हम पेमेंट तो उस बगैर उस लागत को जोड़े हुए ले चुके रहेंगे। तो ये बुनकर जो गड्ढे में जाएगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा फिर? उनका ये कहना है कि जो मुद्दा ये उठा है यानी फ्लैट रेट को ख़त्म करने का, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चोरियां बहुत हो रही हैं। आटा चक्की चल रही है उस मीटर के नाम पे, और कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। कितने लोग आइसक्रीम की फैक्ट्री चला रहे हैं, कितने लोग ऐसे जो 500 लूम 400 लूम ऐसे चला रहे हैं। यानी कि उनका कहना है कि जो गरीब बुनकर उसका कम फ़ायदा उठा रहा है और जो अमीर लोग हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कह दूं, जब बनारस के अंदर सबसे पहली बार गालिबन वो दिसंबर का महीना था जब शासनादेश आया था, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब बनारस आए थे तो बुनकर प्रतिनिधियों ने यहाँ सरदार अबुल कलाम साहब ज़ीदा मजदूम मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जब वज़ीर आला ने ये बात कही कि भाई हम भी चाहते हैं कि बुनकरों का सहयोग करना हम चाहते हैं, मगर 950 करोड़ रुपया सब्सिडी दे पाना अब हमारे लिए संभव नहीं है। तब हमारा माथा ठनका कि ये 950 करोड़ रुपया क्यों कह रहे हैं, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में ये शुरू हुई थी ये स्कीम, तो उस वक्त 150 करोड़ की सब्सिडी उन्होंने अलॉट की थी। तो जब उस पर गौर किया गया तो ये पता लगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज चल रही हैं, पूरे मॉल्स, वेस्टर्न यूपी में ख़ास तौर से ज़्यादा करप्शन है। तो अगर कहीं पे भी मॉल चल रहा है, आइस फैक्ट्री चल रही है, आरा मशीन चल रही है, तो वो कनेक्शन क्या बुनकरों ने उनको दिया है? ये विभागीय संलिप्तता का सबूत नहीं तो और क्या है? उनका यही कहना है कि जो पिछली गवर्नमेंट ये जो कानून लगा के गई, कानून नाफिज करके गई, उनका यही कहना है कि पिछली गवर्नमेंट ने चोरी को बढ़ावा दिया है ऐसा करके। नहीं, हम कह रहे हैं कि ये आपके सिस्टम का और आपके मैकेनिज़्म का और आपके मैनेजमेंट का सुपर फेल्योर है कि आपका विभाग इतनी बड़ी चोरी में संलिप्त है। आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उसका खामियाजा बुनकरों पर, एक तो उसका खामियाजा फोड़ रहे हैं, दूसरी बात बुनकरों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं समाज के अंदर कि बुनकर बिजली चोरी करता है। तो अगर सिर्फ नहीं, बुनकर बिजली चोरी नहीं करता, उनका ये नहीं कहना है। उनका ये कहना है कि ये जो स्कीम आई थी ये तो गरीबों के लिए आई थी। भाई, जिस बदन पर कोई बीमारी आ जाए कि हम उस बीमारी को रिड्यूस करेंगे कि बदन को रिड्यूस कर देंगे? अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई खामी है तो आप तो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो तबीयत से तो आप खिला रहे हैं और उसका भुगतान बुनकर कर रहा है। तो आप अपने मैकेनिज़्म में, अपने मैनेजमेंट में और अपने सिस्टम में ना वो सुधार करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये कि बगैर बिजली विभाग की संलिप्तता के क्या इतना बड़ा गोरख धंधा हो सकता है? आपने बिजली विभाग से बात की कि आखिर वो बिजली का भुगतान क्यों नहीं ले रहे हैं? बिजली का भुगतान वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारा मसला, अगर मान लीजिए कि ले लेंगे तो 31 जुलाई तक ले लेंगे, तो हम जो पिछले 1-1.5 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनसे अपने वज़ीर आला मोहतरम से हम गुजारिशें कर रहे हैं। वो हमें बार बार आश्वासन दिए, हर मौके पर उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, हम आपके लिए कोई स्कीम लाएंगे। कभी हमसे प्रस्ताव मांगा गया, कभी उन्होंने प्रस्ताव दिया, या तो वो साफ कह देते कि भाई हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हमको अंधेरे में रख कर 1-1.5 साल से पहले तो डीबीटी सिस्टम के ज़रिए से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सिस्टम लाए, जिसको उसको कहने में, सुनने में, उनको मनवाने में 6 महीना हमारा ऐसे लग गया। फिर 1 साल से मुस्तकिल ये मुहिम चल रही है, तो उस 1 साल से तो बुनकर उसी दोराहे पर खड़ा है। तो घूम फिर कर जब जो 15 अक्टूबर का जो शासनादेश आया है उसमें तो इसी बात को वो एश्योर कर रहे हैं, अपने रीएश्योर कर रहे हैं कि हम ये मीटर यूनिट बेस्ड हम बिलिंग करेंगे। तो हम तो 1 साल की लड़ाई लड़ कर भी घूम फिर के तो वहीं खड़े हैं ना, तो हम किस बुनियाद पर अपने काम धंधे को चालू रखें? तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि
जो पहले स्कीम थी, जो पहले वाली गवर्नमेंट स्कीम लाई थी, उससे बेहतर हम स्कीम लाएंगे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आप बुनकरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसलिए देखिए, मौजूदा जो हड़ताल है, हमारे सरदार साहिबान और उत्तर प्रदेश बुनकर सभा, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ और प्रदेश के इस बुनकर पेशे से रिलेटेड जितने भी संगठन थे, सबके जॉइंट ऐलान पर, मुश्तरका ऐलान पर ये बंदी की गई है। मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों को आपके ज़रिए से ये मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने हड़ताल बहुत मजबूरी में की है। हमारा मकसद हड़ताल करना नहीं था, ये बहुत मजबूरी की चीज़ है, क्योंकि अगर इसी तरीके से ये चीज़ चलती रह गई, और हमारी तो कोई मांग भी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने 3 सितंबर को पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप के जो नुमाइंदा थे, वार्ताकार थे, उन्होंने जो हमसे वादा किया है बस उसको लागू कर दें। हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। हमारे तो बहुत सारी डिमांड्स थी, उन सारी डिमांड्स को कंक्लूड करके 3 एजेंडों पर हमारी आपसी सहमति बनी, और उस सहमति पर उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा। अब 15 दिन के बाद आज 50-51 दिन हो गया है। क्या ये हमें हक नहीं बनता कि हम जमहूरी इक़्तिदार का और जमहूरी 15 दिन का जो वक्त मांगा वो किस लिए मांगा था? उन्होंने ये कहा था कि हम 15 दिन के अंदर 1 अगस्त ऑनवर्ड्स की जो बिलिंग का जो सिस्टम है वो आपसे मशवरा करके और आप सबकी सहमति से एक पहले से भी बेहतर फ्लैट रेट स्कीम पर ही हम 15 दिन के अंदर एक प्लान तैयार करेंगे। तो जब 50 दिन का भी वक्त हो गया और उस 50 दिन के अंदर हम बराबर उनसे अप्रोच कर रहे हैं, उनको अपना वादा याद दिला रहे हैं, उनसे गुजारिशात कर रहे हैं। हम इतने बड़े, हमारा बुनकर समाज इतने बड़े कर्जे में, सिर्फ महकमे की हीला हवाली से इतने बड़े गड्ढे में जो पहुँच गया, तो क्या हम अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? हम हड़ताल नहीं करेंगे? फिर हमारी मशीनें इसी तरीके से मीटर कंटिन्यू होता जाएगा, तो वो तो उस कॉस्ट को उसमें जोड़ ही नहीं रहा है। या तो हुकूमत ये चीज़ अपना स्टैंड क्लियर कर दे, हम करेंगे कि नहीं करेंगे। हमसे तो यही कहा जाता है कि 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, बस आपको बुलाने वाले हैं, और कोई भी ठोस पहल हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? आज मुर्री बंद हुए 8 से 9 दिन हो गया है, तो इस दौरान गवर्नमेंट से आपकी क्या क्या वार्तालाप हुए, क्या क्या बातें हुई? हमारे पास कई एक प्लान्स हैं, कई एक स्कीम्स हैं। सबसे पहला तो ये था कि हम अपने इस ज्वलंत मुद्दे को, जो आपने अभी कहा ना कि बुनकर कार्ड के नाम पर, बुनकर कनेक्शन के नाम पर बहुत सारा गोरख धंधा चल रहा था, तो वो सारा ब्लेम बुनकर समाज के ऊपर आ रहा था। कुछ हमारे भी बीच में मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इसका मिसयूज़ कर रहे थे। तो सबसे पहले इन मुद्दों को प्रदेश की और देश की आवाम तक सार्थक रूप में और सही तरीके से पहुंचाना अपनी बातों को। हम इसलिए हड़ताल पर हैं कि लोगों को ये मालूम हो कि हमारी मांग किस हद तक जायज़ है और हमारी मांग दरअसल है क्या। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी मांग बस यही है कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें। आपकी किससे बात हो रही है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय बिहार के इलेक्शन में लगे हुए हैं? देखिए, तो सत्ता की चाबी हमारे वज़ीर आला मोहतरम को मुबारक हो। वो उनका पेशा है, बाय प्रोफेशन वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं और इस स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी बहुत सारी उनके मामूलात हैं, उनकी मसरूफियात हैं। चुनाव कहीं पे भी है, जाहिर सी बात है, अगर वो हाई कमांड ने लिस्ट में उनका नाम डाला होगा, वो कहीं भी जा सकते हैं। इस देश के नागरिक हैं, हमारे वज़ीर आला हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी चीज़ों से अपने आँख कान नाक को बंद रखें। आप अपने गिरदोपेश में, आपकी रैयत में, आपके स्टेट में समाज का एक बहुत बड़ा तबका, जो हमारे बनारस की अगर जहाँ तक बात कह ली जाए, यहाँ की मईशत, यहाँ की इक़्तिसादियात, यहाँ का आर्थिक सिस्टम, यहाँ का इकोनॉमिक चैनल पूरी तरीके से इसी बनारसी पेशे, इसी बनारसी सिरत, ख़ासतौर से बनारसी साड़ियों पर एक तरीके से डिपेंड है। अगर यहाँ बनारसी साड़ियाँ या बनारसी पेशा का कारोबार अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए जूझेगा, ये पेशा अगर ख़ात्मे की तरफ जाएगा, तो आप यकीन मानिए कि एक आलू भी ख़रीदने में लोगों को दिक्कत होगी। मतलब एक आलू बेचने वाला भी परेशान रहेगा। अगर ये निज़ाम सही रहेगा और सबको उसके जायज़ जो हुकूक हैं उनको अगर हम अदा करते रहेंगे ना, तो एक बनिया की दुकान भी अपने पूरे आन बान शान से चलेगी, वरना कुछ नहीं चलेगा यहाँ। अच्छा, हमने सुना था कि कुछ लोग डीएम के पास गए थे अपने घर का कागजात लेके, और मीटर का जो भी कागजात लेके गए थे, और उनसे ये कहा था कि मैं अब इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी गुजारने का कोई सहारा नहीं है।
तो उन लोगों ने मतलब ऐसा क्यों किया? नहीं भाई, मजबूरी सब कुछ कहलाती है। हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मान लीजिए कि आंशिक रूप से तो ये बात सही समझ में आती है कि जब हमारे आगे अंधेरा है, हमें यही नहीं मालूम कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट, हमारे जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो एक्चुअल सेल भी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तय नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हम जिस मीटर को चला रहे हैं, हमारी धड़कनें उस मीटर के चलने के साथ उतनी ही तेज़ होती जा रही हैं कि भाई हम बराबर कर्जदार होते जा रहे हैं। तो जब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो ये हर दौर में रहा है कि जब किसी शहर के कारोबारी हालात साजगार नहीं होते हैं तो लोग हिजरत करते हैं, पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और दूसरी बात कि जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि 8 दिन 9 दिन हुआ, अभी हमने क्या किया, तो सबसे पहली बात ये कि हमने लोगों को कन्विंस किया। पहले तो सबसे पहले हम इस चीज़ में कामयाब हैं कि हमने लोगों को कन्विंस किया, उन लोगों को कन्विंस किया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पेशे से जुड़े हुए नहीं थे। हम अपनी बात को समझाने में पूरी तरीके से कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है कि सरकार तक भी हमारी बातें पहुंच रही हैं। हमारे जो इंटरनल सोर्सेस हैं, जो हम हर चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। और दूसरी बात कि इसी सरकार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पेशे से जुड़े हैं, वो हमारे दर्द को समझ रहे हैं, वो अपनी तरफ से पेशरफ्त कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से अपने बुनकर समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैं उनके इस जज्बे को, उनके हौसले को, उनकी हिम्मत को, उनकी यकजहती को सलाम पेश करता हूँ कि 15 अक्टूबर से लेकर अब तक ये हड़ताल चल रही थी। 6, 7, 8 महीने से कोरोना की दस्तक के बाद से अब माशी तौर से पूरी तरीके से पसमुर्दा हो चुकी इस सनत में, जब ऐसा वक्त आया कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते थे, मगर अपने जायज़ हक़ की मांग के लिए बुनकर बिरादराना तंजीम के सरबराहाने एज़ाम की ईमा पर उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की आवाज़ पर जिस हौसले के साथ, जिस सब्र इस्तक़लाल के साथ उन्होंने इस बंद को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, हम उनके दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम उनकी इस मोहब्बत को, उनके इस इस्तक़लाल को, सब्र को सलाम पेश करते हैं। एट लास्ट मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सवाल बीजेपी नेताओं के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे करना चाहूँगा। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि बीजेपी पार्टी बिहार में कोरोना वायरस का टीका फ्री करा रही है, लेकिन एक तरफ वो यूपी में बुनकरों की इस मांग को पूरा नहीं कर रही, यानी बुनकरों से हक छीन कर बिहार में इलेक्शन के लिए लगा रही है, यानी कोरोना वायरस का टीका फ्री करा रही। आप इस बात से क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, ये आज की बात नहीं है, सिर्फ बिहार इलेक्शन की बात नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ और अपने बड़ों के साए में रह के थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है वो बहुत महदूद है, मगर इतना मुझसे भी कम शऊर रखने वाला इस हकीकत से ये हकीकत उसके सामने है कि इनके कहने और इनके करने में जितना कंट्राडिक्शन है, जितना तज़ाद है, जितना विरोधाभास है, इस इलाके में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में गली गली में एक एक आदमी महसूस करता है। उनका कहने में क्या जाता है? हम तो कह रहे हैं कि उनके कितने वादे थे जो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, वो आपके सामने है। और वो हमारा कोई मकसद नहीं है, हम पॉलिटिकल टॉक में विश्वास नहीं रखते। हमारी सियासत क्या है? हमारी सियासत ये है कि हम जिस समाज से, सियासत का मतलब ये नहीं कि मैं भाजपा में रहूँ या कांग्रेस में रहूँ या समाजवादी पार्टी में रहूँ या किसी पार्टी में रहूँ, उसी को सियासत कहते हैं। हैसियत एक मुसलमान के, इस्लाम जो सियासत सिखाता है वो यही सिखाता है कि आप जिस समाज में रहिए उसकी फलाह व बहबूद के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, और उस समाज के जिन लोगों की पलकों पर आंसू हैं उनके आंसू पोंछने के लिए आप जो कर सकते हैं उनकी बेहतरी के लिए, वही बेहतरीन सियासत है। वो हमारे बुज़ुर्गों से, उनके तोफ़ैल से हमें विरासत में मिला है। उस विरासत को हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उस विरासत को जिएंगे। सियासत का मतलब ये नहीं है कि भाजपा ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। हमारी सियासत बस हमें यह सिखाती है कि हम कैसे अपने लोगों के मसाइल को हल करने में उनका ताउन करें। तो हम बात कर रहे थे इशरत उस्मानी साहब से, जो कि बुनकर बिरादराना तंजीम के मेंबर हैं, और इसी सवाल के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचाना है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।